हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ये हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज है। इसका आज हमारा डे 8 है। इस डे 8 में हम देखेंगे टॉपिक नंबर 141 से लेके टॉपिक नंबर 160 तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज का डे 8 है। आज डे 8 में हम देखेंगे टॉपिक नंबर 141 से लेके 160 तक के टॉपिक। अर्थात हमने अपने प्रीवियस पार्ट में 140 तक के टॉपिक को कवर कर लिया था और अब उसके आगे की कहानी को देखेंगे। इस टॉपिक में वास्तव में हम आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन को भी कवर करेंगे और साथ ही हम इसमें पश्चिमी घाट के बाद पूर्वी घाट के फीचर्स और उनकी पहाड़ियों का भी अध्ययन करेंगे। हम अपनी क्लास की शुरुआत करें इससे पहले आप में से जो लोग पहली बार हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमने आपके लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जो पूरी तरह से प्रीलिम्स डेडिकेटेड है। अर्थात इसमें न केवल आपको प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में हम आपके लिए 2000 से भी ज़्यादा टॉपिक को कवर कराएंगे, बल्कि नित्य आपको एक माह का करंट अफेयर्स एक दिन में 3 पार्ट के माध्यम से देखकर आपकी करंट के प्रति भी समझ बनाएंगे। साथ ही प्रीलिम्स बैक ईयर के माध्यम से हम आपको प्रीलिम्स को कैसे कवर करना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से सॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी बताते हैं। रही बात हमारी सीसेट की, तो सीसेट में आपको अच्छे से पता है कि हमने आपके लिए रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन ये 2 टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत जल्द ये समाप्त भी होने वाले हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे मैथ के टॉपिक को और इससे आपका सीसेट भी कंप्लीट हो जाएगा। रही बात टारगेट 60, तो टारगेट 60 का एक सब पार्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर शुरू है, जिसमें हम नित्य आपको लगभग 40 से भी ज़्यादा MCQ सॉल्व कराते हैं। उम्मीद है आप ये सारी बातें समझ गए होंगे और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको इसमें और गहन जानकारी चाहिए, तो आप टेलीग्राम के चैनल से लिंक को प्राप्त कर सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल पर जाकर लेट्स क्रैक के प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है पूर्वी तट। ऑलरेडी हमने लास्ट पार्ट में पश्चिमी घाट को पढ़ लिया था, या कहें कि पश्चिमी तट को हमने भारत के पढ़ लिया था। अब बात आती है पूर्वी तट को पढ़ने की। काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है, जैसे पश्चिमी घाट इम्पोर्टेंट रीज़न है, उसी तरीके से हमारा पूर्वी घाट भी इम्पोर्टेंट रीज़न है। पूर्वी घाट को कितने भागों में बांटा जाता है, इस पर कन्फ्यूजन एस्पायरेंट को रहती है। तो सबसे पहले हम पूर्वी घाट के उन भागों का अध्ययन करा देते हैं। पहला भाग है, इसे उत्कल तट के रूप में डिवाइड किया जाता है। ये कलिंग तट के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इसे हम गंगा के मुहाने से लेकर महानदी तक के क्षेत्र तक जानते हैं। क्लियर? अभी हम आपको 3D मैपिंग में इसे दिखाएंगे, तो बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पार्ट आता है वो है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार महानदी से लेकर पुलिकट लेक तक जाना जाता है। और तीसरा आता है कोरोमंडल तट, जो कि पुलिकट लेक से लेकर कन्याकुमारी तक जाना जाता है। तो अब हम इन सभी टॉपिक को 3D मैपिंग के जरिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। प्यारी पृथ्वी में ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत को हमने जूम किया। ऑलरेडी आपने ये पश्चिमी घाट के रीजन को देख लिया था। अब हमें ये पूर्वी तट का रीजन देखना है। तो आपको हमने जैसा कि बताया, इसको मुख्यतः 3 भागों में किसमें उत्कल तट, उत्तरी सरकार और लास्ट में कोरोमंडल तट। तो इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। उत्तरी सरकार उत्कल तट आपका वास्तव में ये गंगा के मुहाने, मतलब ये सुंदरबन के डेल्टा से लेके आपका महानदी के रीजन तक माना जाता है। क्लियर? इसके बाद आपका आता है क्या, बताइए? इसके बाद आता है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार आपका महानदी के रीजन से लेके पुलिकट लेक तक माना जाता है। पुलिकट लेक आपको यहाँ पे पता है ना, ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। और पुलिकट लेक से लेके नीचे तक का जितना भी क्षेत्र है, मतलब पश्चिमी घाट से टच होता हुआ, उसको माना जाता है कोरोमंडल तट। अब आप में से कई सारे एस्पायरेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर कोरोमंडल ये होता है कि ये होता है। तो कोरोमंडल आपका ये है और मालाबार का जो क्षेत्र है वो आपका ये है। क्लियर? तो अब कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थात वास्को डी गामा मालाबार के तट पे आया था कि कोरोमंडल के तट पर।
मालाबार के तट पर। क्लियर, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। पूर्वी तट की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं उत्तर से दक्षिण में। आप में से कई सारे लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं उनको पता होगा कि हमने आपके साथ मैप शेयर किया था। क्लियर, तो आप उस मैप को देखिएगा, उसमें हमने आपको पहाड़ियों के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल दी है, तो आप उस मैप को देख सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पर भी एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ये आपको मैप हम आपको देखिए दिखा रहे हैं, ये है श्री IAS एकेडमी। ठीक है, यहाँ पे ये सारा मैप है। ये आपका मिल गया पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। क्लियर, नल्लामाला हिल्स, पेनकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जावदी, सेवराय, पंचामलाई, सिरुमलाई, पालनी, वर्षनाड। ठीक है, आपसे यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगी, आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, इनको क्रम में लगाइए। आपको कई बार पहाड़ियाँ दे देता है कि कैमूर की पहाड़ी हो, अजंता रेंज हो, बालाघाट रेंज हो, महादेव हो, मैकाल हो, इनको उत्तर से दक्षिण लगाइए या ईस्ट से वेस्ट लगाइए। तो इसलिए ये मैप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, हालांकि इस मैप को बनाने वाले ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी कि उसने भारत के हिस्से को गलत दिखाया, इसलिए हमने कोशिश की जितना ज़्यादा सही हो सकता था हमने उसे कर्सर से सही किया। क्लियर, तो उम्मीद है आपको ये मैप समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो आपने मैप देख लिया। अब हम देखते हैं अपनी उन्हीं पहाड़ियों को, मलयागिरी, महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, वेनकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जावदी, सेवराय एंड पंचामलाई। ये सब के सब उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। ठीक है, आपको बस ऐसे याद रखना है। नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, देखो ये तीन कॉमन रहती हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। क्यों? क्योंकि यही आपको वेस्टर्न घाट में मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सब के सब इक्वल हो जाती हैं। फिर बात आती है मलयागिरी, उड़ीसा में है, गरजात पहाड़ी का पार्ट है, आपसे नहीं पूछेगा। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, पूर्वी तट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, नहीं पूछेगा। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है, इसको ब्लैक पहाड़ियाँ कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है। क्लियर। दूसरा है पालकोंडा, आंध्र प्रदेश में है, इसके आसपास धात्विक खनिज मिलता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जावदी तमिलनाडु में है, एल्युमिनियम इसी पहाड़ी में पाया जाता है, आपसे क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। सेवराय तमिलनाडु में है, सन्यासी मलाई इसकी सर्वोच्च चोटी है, आपसे इस पर क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा, आपको नहीं याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको देख लेते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरायकोंडा या विशाखापत्तनम या तिमाईगिरी है। शेषाचलम पहाड़ियाँ या आंध्र प्रदेश में 7 पहाड़ियों का समूह है, तिरुपति इन्हीं पहाड़ियों पर है। आपसे सिंपल सा प्रश्न अगर पूछेगा तिरुपति के बालाजी को लेकर कि वास्तव में वो टेम्पल किन पहाड़ियों पर है, तो आप बता सकते हैं कि शेषाचलम पहाड़ियों पर है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद करना है। हाँ, ये पहाड़ियाँ कहाँ पे काम आएंगी, जब आपको उत्तर से दक्षिण या ईस्ट टू वेस्ट लगाने को देगा तो आपको ये कंफर्म है कि शेषाचलम जो पहाड़ियाँ हैं वो आंध्र प्रदेश के रीजन में पाई जाती हैं। क्लियर। अब बात आती है प्रायद्वीपी पठार की। ऑलरेडी हमने इस पे काफ़ी सारे MCQ सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों में से जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल पर MCQ सॉल्व किए होंगे, बाकी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग पहली बार इस ग्रुप में जुड़े हैं, हम फिर से उन MCQ को रिवाइज़ कराएंगे, तो चिंतित नहीं होना है। तो उन MCQ में हमने कई बार आपसे प्रायद्वीपी पठार को लेकर प्रश्न पूछा है। इसलिए नहीं पूछा है कि हमें शौक है, बल्कि इसलिए पूछा है कि UPSC आपसे इसके प्रश्न को पूछ सकती है। क्लियर। तो बात क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है, प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। अब आप में से कई सारे लोगों ने कल पृथ्वी को ऐसे देखा था, दिखाया था ना मैंने आपको, और फिर हमने पृथ्वी को 20 से ऐसे डिवाइड किया था। हमने बताया था कि ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है, अंगारा लैंड, और नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, गोंडवाना लैंड। और हमने ये भी बताया था कि जो बीच में पानी था उसको कहते थे टेथिस सागर। क्लियर। तो वही चीज़ इसमें यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, इससे ज़्यादा हमको नहीं याद रखना है। फिर आता है त्रिभुजाकार में है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, इसको प्रायद्वीपी भाग कहते हैं। क्लियर। ये है त्रिभुजाकार, ठीक है, तो इसको प्रायद्वीपी भाग कहते हैं। इसीलिए आप देखना यहाँ से जो विंध्य की पर्वत श्रेणी है ना, इसको डाइवर्ट करती है, या आप कह सकते हैं डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में, नॉर्थ और ईस्ट में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्या
प्रायद्वीपीय चट्टानी संरचना का क्रम, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो चट्टानें हैं वो कैसे बनी। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला आपको पहले हम बता देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे आगे की बात। क्लियर? तो क्या फार्मूला है चट्टानों के क्रम बनने का? तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखो देख रहे होंगे, आरपीएन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य और गोंडवाना। इसका फार्मूला है राधा, कवि, गोद। क्लियर? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा आपने नाम क्यों दे दिया राधा, कवि, गोद? तो ऐसा इसलिए दे दिया, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन जानते हो क्या पूछती है कि विंध्य पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है गोंडवाना श्रेणी से। तो आप कहेंगे नहीं साहब, गोंडवाना का निर्माण हुआ है विंध्य से और विंध्य का निर्माण हुआ है कुडप्पा से। ठीक है, कुडप्पा का निर्माण हुआ है धारवाड़ से और धारवाड़ का निर्माण हुआ है आरपीएन से। मतलब ये एक दूसरे से बढ़ते क्रम की बात है, मतलब कि ये एक दूसरे का अपडेट वर्जन है। पहले आरपीएन थी, फिर धारवाड़ थी, फिर कुडप्पा थी, फिर विंध्य थी और फिर गोंडवाना थी। क्लियर? इसलिए हमने आपको यहाँ पे ये एमसीक्यू बनाकर बताया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और फिर दक्कन ट्रैप, गोद का मतलब है ना दा। तो अब आप में से कुछ लोगों का अगर नाम राधा हो तो बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी आपके नाम को यहाँ पे एक मीम्स बनाने का नहीं था। ठीक है, हमारा उद्देश्य बस अध्ययन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम दिल से क्षमा चाहते हैं। देखते हैं आरपीएन क्या है। आरपीएन ये रवेदार चट्टान है, कठोरतम चट्टान है, सबसे प्राचीन है, कोई भी जीवाश्म नहीं है। साधारण सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आरपीएन चट्टानों में जीवाश्म की उपस्थिति होती है? तो नहीं। क्लियर? दूसरी बात, ये चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा तक में फैली हैं। ग्रेनाइट, नीस, मार्बल, लाइमस्टोन आदि की प्राप्ति इन्हीं चट्टानों से होती है। सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इससे ज़्यादा आपसे इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चट्टानें हैं वो हैं धारवाड़ की। देखो इस पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आएगा। आजकल आप यूपीएससी को देख रही होंगी या देख रहे होंगे कि कभी वो एग्रीकल्चर के पोर्शन पे क्वेश्चन पूछता है, कभी इंडस्ट्री के, तो कभी आप ये समझ जाइए इन खनिज संसाधनों पे, तो मिनरल्स पे क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावना है, क्योंकि ये टॉपिक नॉर्मल एस्पायरेंट नहीं कवर करते। और यूपीएससी आजकल क्या कर रही ना, कंपटीशन को टफ बनाने के लिए अब नॉर्मल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछती है। तो वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो सब तो सबको आता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूपीएससी पूछ सकती है, हो सकता है जो ना आता हो। तो जब हम सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं, तो फिर यूपीएससी क्यों नहीं सोच सकती है? ठीक है, और टेस्ट सीरीज वाले ये देते नहीं हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है धारवाड़ चट्टानें। इकोनॉमिक दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट, पहली बात तो ये, दूसरी सर्वाधिक खनिज यहीं से मिलते हैं। मोटे तौर पर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कई बार क्या पूछता है ना कि गोंडवाना लैंड में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा वो कहते हैं। तो वही चीज़ है, धारवाड़ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स यहीं पे मिलते हैं, लाइक सोना, चांदी, लोहा आदि। क्लियर? अब आपको अगर क्वेश्चन दे दे कि लोहे की प्राप्ति होती है गोंडवाना लैंड से, तो आप कहेंगे नहीं साहब, धारवाड़ से होती है। क्लियर? कर्नाटक, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर, यहाँ पे ये चट्टानें मोटे तौर पर पाई जाती हैं। ठीक, अब आता है कुडप्पा। कुडप्पा का नाम सुन के आप में से कई सारे बच्चों के मन में कडप्पा याद आ जाता होगा कि साहब बाहुबली के जो कडप्पा साहब थे वो हमें याद आ गए। खैर, वो अपने आप में एक बेहतरीन हीरो हैं, तो उनसे कभी आप आईएएस बन जाइएगा तो मिलिएगा जाके कि सर हम आप ही को पढ़कर इतने बड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुडप्पा क्या है। आंध्र प्रदेश के रीजन में है, नल्लामाला क्षेत्र इसके आसपास है। अब आपको बताने की तो ज़रूरत मुझे है नहीं कि नल्लामाला की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, इसके आसपास का रीजन कौन सा है, तो नहीं याद रखना है। निकिल और कोबाल्ट यहाँ पे पाया जाता है। क्लियर? इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर है हमारी विंध्य पर्वत श्रेणियाँ, बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित हैं, तो गलत हो जाएगा। विंध्य किससे निर्मित हैं? बलुआ पत्थर से। क्लियर? दूसरी बात, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सैसाराम तक फैली हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, जो भी बच्चे राजस्थान के हों उनको याद रखना है, जो भी बच्चे बिहार के हैं उनको भी याद रखना है, और जो राजस्थान और बिहार के मध्य में हैं उनको भी याद रखना है।
अब आप लोग कह रहे होंगे सर 3D मैपिंग दिखा दो, कम से कम हम अपने घर को ही देख लें। तो भाई ठीक है, आपकी इच्छा थी तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये है राजस्थान, ठीक है, अपना प्यारा राजस्थान। तो ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है और बिहार, अर्थात विंध्य यहाँ से धीरे धीरे ऐसे फैली हुई चट्टानें हैं। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि कहाँ से, राजस्थान से लेके बिहार के सैसाराम तक। अब कुछ बच्चे तो यहाँ पे अपना शहर भी देख ले रहे होंगे कि अच्छा देखो मेरा रांची आ गया, मेरा रायपुर आ गया, मेरा इंदौर आ गया, मतलब अपनेपन की फीलिंग ले आते हैं। कई बच्चों को ये लगता है ना ये मैप क्या दिखा रहा है, हमें अपना घर दिखा रहा है। खैर कोई बात नहीं, आपको घर की याद आ रही है, अच्छी बात है। चलिए अगला है हमारा गोंडवाना। गोंडवाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों? 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से मिलता है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गोंडवाना चट्टानों से क्या पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है, तो नहीं, क्या मिलता है? कोयला। क्लियर? झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु के क्षेत्रों में गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं। हम कोशिश क्या करेंगे कि आपको टेलीग्राम चैनल पर इन चट्टानों के मैप भी प्रोवाइड करा देंगे कि गोंडवाना चट्टानों का क्या मैप है, विंध्य का क्या मैप है, कडप्पा का क्या मैप है। हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा स्टेट वाइज देखने में। सीमेंट व उर्वरक ज़्यादा होंगे। अब जहाँ पे आप बताइए कोयला इंडस्ट्री होगी, सॉरी जहाँ पे कोयला रॉ मटेरियल के रूप में होगा, तो वहाँ पे सीमेंट व उर्वरक फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होंगी। फिर आता है दक्कन ट्रैप, ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा उत्पन्न हुआ है उससे बना है दक्कन ट्रैप। काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। महाराष्ट्र वगैरह का रीजन आप देखते हैं, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र में मिलता है। क्लियर? आप ऐसे देख सकते हैं एक तरीके से कि ये है आपका दक्कन का रीजन। क्लियर? ये जो है ना, ये गुजरात का, ये एमपी का, इधर का ये जो रीजन है इसको बोलते हैं दक्कन ट्रैप। क्लियर? तो इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब आती हैं कुछ पर्वत श्रेणियाँ। ये पर्वत श्रेणियाँ आपको याद रखनी है, क्यों? क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण ही है। अरावली पहले है, फिर विंध्य है, फिर सतपुड़ा है और फिर अजंता है। आपसे अगर प्रश्न दे दे कि उत्तर से दक्षिण इन चारों पहाड़ियों को लगाएं, तो आप लगा सकती हैं अरावली, विंध्य, सतपुड़ा और अजंता। क्लियर? आप में से कई सारे बच्चे सोचते होंगे कि मैं लड़कियों को पढ़ाता हूँ, लड़कों को नहीं पढ़ाता हूँ, उनके साथ लैंगिक भेदभाव कर रहा हूँ। तो बिल्कुल भी नहीं, लैंगिक भेदभाव नहीं करता हूँ। ये है कि मुंह से जो टोन पहले निकल जाती है, लड़कों को पहले निकलती, फिर लड़कियों को निकलती, पहले लड़कियों को फिर लड़कों को, तो समझ जाइएगा, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी वैसे भी कहते रहते हैं ना। अरावली अब देख लेते हैं। जैसे देखो हमने यहाँ पे क्रम देख लिया ना, तो अब क्या होता है कि इस क्रम को तो सभी इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा देंगे, साथ ही इस क्रम को लेकर कई सारे नोट्स मिल जाएंगे, बट इनमें अंदर क्या लिखा है और उन लिखावट का यूपीएससी में क्या उपयोग होगा ये आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हम आपको यहाँ पे ही ये सारी चीज़ें पढ़ा दे रहे हैं। और एक बात और, इसके बाद आपको ज्योग्राफी तो क्या कुछ भी नहीं पढ़ना है। होता क्या है ना कि हम सब सोचते हैं सब कुछ पढ़ लो, हम ये पढ़ लें 8 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 3 2 8 6 7, कुछ भी नहीं याद रखना है। आपने अच्छे से देखा कि हमने बस इतना याद रखा कि पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। क्लियर? कि विथु हो, चाहे गौर माता हो, चाहे उत्तर हो, चाहे इंदिरा पॉइंट हो, तो ऐसे ही याद रखना है। और ऐसे ही हम अरावली को देखेंगे। अरावली इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विगत कई वर्षों में चर्चा में रही है, खासतौर पर भारत सरकार जब से नई बनी है मोदी जी की 2014 के बाद से, तब से चर्चा में रही है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे डेवलपमेंट वर्क अरावली पर्वत श्रेणी में किए जा रहे हैं, तो उसका विरोध हो रहा था एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा। क्लियर? तो देख लेते हैं, दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टान है। पहला क्वेश्चन यूपीएससी ने यही पूछा था कि सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है, तो बता सकते हैं अरावली। दूसरा भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि अवशिष्ट पर्वत श्रेणी का एग्जाम्पल है अरावली। मतलब 2 क्वेश्चन तो यूपीएससी आपसे पूछ चुकी है। अब क्या पूछेगी? ये गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रिट्ज क्षेत्र तक फैली है। अर्थात सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछेगी कि वास्तव में ये जो अरावली है कितने स्टेट से होकर गुजरती है। समझ गए? तो ये गुजरात देख सकते हो, राजस्थान देख सकते हो, दिल्ली का रीजन देख सकते हो, तो यहाँ से ये फैली हुई है। थोड़ा सा हरियाणा का रीजन भी टच होता है, तो आप बता सकते हैं क्वेश्चन ऐसे आपसे अगर पूछेगा तो। ठीक है,
फिर आता है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर पतली होती जाती है। मतलब क्या है, देखो ऐसे समझो, दक्षिण पश्चिम से, तो दक्षिण कौन सा हुआ, ये हुआ, ठीक है, पश्चिम भी यही हुआ, उत्तर पूर्व की ओर मतलब ये ऐसे जाती है, ऐसे, यहाँ से ये ऐसे मोटी होगी और ऐसे पतली होगी, ठीक है, ऐसे फैली हुई जाती है, ठीक है। तो इतना बातें आप समझ गए। रिड्ज क्षेत्र का मतलब समझते हो, अपने इंडिया का नॉर्थ और साउथ ब्लॉक आपने देखा है ना, ऊंचाई पर बने हुए हैं, या आप हिल्स देखते हो, रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स को ही रिड्ज का क्षेत्र बोलते हैं। और रायसीना हिल्स आप एक तरीके से कह सकते हो ये पूंछ है अरावली की, क्लियर। इसीलिए आपने देखा होगा रायसीना हिल ऊंचा बना हुआ है, ठीक है। और जैसा इंडिया में रायसीना हिल है, वैसे अमेरिका में कौन सा है, कैपिटल हिल। अभी चर्चा में रह रहा है ना, गोलीबारी खूब चलती है बाइडन को लेकर। चलिए कोई बात नहीं, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैपिटल हिल कहाँ पे है और रायसीना हिल कहाँ पे है, ठीक है। चलिए, और 10 डाउन स्ट्रीट कहाँ पे है बताइए, 10 डाउन स्ट्रीट ये लंदन की है, ठीक है। फिर आता है इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। आपसे नहीं पूछेगा कि प्री कैम्ब्रियन काल क्या होता है, बच्चों को यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, प्री कैम्ब्रियन काल, डायनासोर वाला कॉल, कुछ नहीं याद करना है। माउंट आबू पर ही गुरु शिखर है, जो कि अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। तो इसे एक बार हम देख लेते हैं, गुरु शिखर कहाँ पे है, क्लियर। गुरु शिखर, ये देखो गुरु शिखर, ये माउंट आबू राजस्थान, ठीक है। आप देख सकते हो कितना भव्य, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये है आपका गुरु शिखर, क्लियर। थोड़ा और हमने जूम किया तो ये आपको गुरु शिखर मिला, ठीक है। सोमनाथ महादेव मंदिर, अब ये वो वाला सोमनाथ नहीं है, गुजरात वाला, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो आपको यहाँ पे हम देखिए दिखाते हैं गुरु शिखर, ऐसे देखिए, ये देखिए ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी भव्य बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कभी भी आप जब ये देखिए, दिखा ना आपको, तो ये बना हुआ है गुरु शिखर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में है कि गुजरात में है, कहाँ पे है, तो आप बता सकते हैं, ठीक। तो ये गुरु शिखर है आपका। चलिए, इतनी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम क्या आगे, कि बनास लूनी स्वर्णरेखा नदी यहीं से निकलती है। यहीं से मतलब अरावली से। आपसे सिंपल सा प्रश्न यूपीएससी पूछेगी कि बनास, लूनी, स्वर्णरेखा, नर्मदा, तापी, इन सब का ओरिजिन कहाँ से होता है, क्या अरावली से होता है। तो आप कहेंगे नहीं साहब, बनास, लूनी और स्वर्णरेखा का तो होता है, बट नर्मदा और तापी का थोड़ा ना होता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको केवल अरावली में याद रखनी है। अब बात आती है विंध्य पर्वत श्रेणी की। ये घर्षित एवं मोड़दार पर्वत है। घर्षित एवं मोड़दार का मतलब, देखो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो आप प्लेट टेक्टोनिक में क्या पढ़ते हो, ऐसे दो चट्टानें होती हैं, दो आपस में जब टकराएंगी तो सबटेक्ट होती हैं। कई बार क्या होता है कि दो आपस में जो टकराती हैं, जो हल्की होगी चट्टान वो नीचे को डिप्लॉय हो जाएगी और बड़ी वाली उसके ऊपर आ जाएगी। जब ये दोनों आपस में टकराती तो यहाँ पे उठान होती है। जैसे होता है ना कि हम दो चीज़ों को आपस में खूब जोर से दबाते हैं तो वो ऊपर को उठ जाती है। सपोज़ कीजिए आपके पास कॉपी होती है, किताब है, ठीक है, आप उस पेज को ऐसे रखे हुए हैं, ठीक, आपने यहाँ से भी फोर्स लगाया, यहाँ से भी फोर्स लगाया, तो क्या होगा, पेज ऐसे थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, मतलब उस पर मोड़ पड़ जाएगा। और आप उसको थोड़ा और कर देंगे तो और उस पर मोड़ पड़ जाएगा। तो ये जो मोड़दार होता है ना, ये वास्तव में इसी के कारण होता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी, बाकी इसमें आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है विंध्य उत्तर एवं दक्षिण की जल विभाजक श्रेणी है। जल विभाजक का मतलब क्या, कि आप देखोगे यहाँ पे 1 मिनट दिखाते हैं आपको। ये है हमारा प्यारा अफ्रीका के बाद प्यारा इंडिया। तो ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। अब इस प्यारे भारत में ये है हमारी विंध्य पर्वत श्रेणी। जल विभाजक का मतलब क्या हुआ कि ये नर्मदा तापी का जल इधर जा रहा है, ठीक है, कृष्णा गोदावरी और इन कावेरी का जल इधर जा रहा है, मतलब नीचे की ओर, ठीक है। यानी कि यहाँ से अलग नदियाँ स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ से अलग नदियाँ स्टार्ट हो रही हैं, सतपुड़ा और विंध्य से। बीच का जो एरिया हुआ वो हुआ जल विभाजक। जल विभाजक वास्तव में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जल की धाराओं के विभाजन का। इसी में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, हालांकि आपको याद नहीं रखना है, जल द्रोणी। जल द्रोणी वास्तव में बहुत छोटी छोटी नदियों के विभाजन की बात करता है, क्लियर। गांव की लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि एक नदी बड़ी होती है, उस नदी से छोटी छोटी नदियां निकाली जाती हैं, जिनको आप तलैया बोलते हो, बम्बा बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, मतलब
अपने गांव की लैंग्वेज के हिसाब से। अब वही बात है ना, इंडिया एक ऐसी कंट्री है डाइवर्स, हम कुछ भी बोलेंगे तो अलग अलग ही लगेगा। जैसे मैं कल किसी से बात कर रहा था तो मैं सूप समझा रहा था, तो अब मैं बात कर रहा था झारखंड में, और शायद एक पर्सन थे पश्चिम बंगाल के, उनको भी मैं ऐसे ही बता रहा था। अपने ही ग्रुप से हैं कई सारे लोग, सूप का मतलब क्या होता है, तो उनको भी समझाना पड़ा कि सूप का मतलब ये होता है, वहाँ कुछ और बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है मालवा के पठार के दक्षिण में है अरावली एवं विंध्य के बीच। क्लियर, मतलब जो मालवा का पठार है वो अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य में है। पहला और सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी आपसे ये पूछेगी कि मालवा का पठार सतपुड़ा और विंध्य के मध्य में है, तो आप कहेंगे नहीं साहब, ये अरावली और विंध्य के मध्य में है। ये मध्य प्रदेश से भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक फैली है। क्लियर, कहने का मतलब ये मध्य प्रदेश से लेकर कहाँ तक फैली है, झारखंड तक। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर आता है लाल बलुआ पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। सिंपल सी बात है कि जो रेड पत्थर है, बलुआ पत्थर, वो यहीं पे मिलता है। अभी आपको हमने पढ़ाया था कि विंध्य में वास्तव में क्या है, बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हीरा की खान जो पन्ना है, क्लियर, वो मध्य प्रदेश में इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो डायमंड की जो माइंस है वो कहाँ पे है। क्लियर, तो वो पन्ना में है। कई बार आप लोग कई सारी चीज़ें पढ़ते होंगे ना, अगर आप लोगों ने मध्य प्रदेश के होंगे या उत्तर प्रदेश रीजन के होंगे तो वहाँ पे एक रिफाइंड आता है, क्या नाम आता है उसका, हीरा पन्ना। क्लियर, हीरा पन्ना रिफाइंड मतलब ही होता है कि वो पन्ना का है हीरा। क्लियर, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में सतपुड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा ये नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित एक ब्लॉक पर्वत है। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है। क्लियर, ब्लॉक पर्वत का साधारण सा मतलब ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पर्वत है, सपोज कीजिए ये जैसे आपका यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए पूरा पर्वत है। ठीक है, इस पर्वत में ये रीजन आपका क्या हुआ, धंस गया। ठीक है, कई बार ये धंसता है और कई बार ये उठता है। जब उठ जाता है तो वलित पर्वत बनता है, जब धंस जाता है तो ब्लॉक पर्वत बन जाता है, मतलब वहाँ पे एक खालीपन आ जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है, बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है। ठीक है, पश्चिम में राय पीपला हिल से पूर्व में महादेव, आपको ये कुछ भी नहीं याद रखना है, बस देख लेना एक बार कि सतपुड़ा कहाँ तक विस्तारित है, मतलब नागपुर तक फैली हुई है सतपुड़ा, बस। फिर आता है महादेव पहाड़ियाँ, ये सब क्रम में लगी हैं, इसीलिए आपको क्रम भी याद रखना है। महादेव पहाड़ियाँ, महादेव के निकट ही पंचमढ़ी नगर है और इसी पर महादेव सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर ध्रुवगढ़ है। आपसे नहीं पूछेगा ध्रुवगढ़ कहाँ है। मैकाल, ये मध्य प्रदेश के शहडोल से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर तक फैली है, आपको ये भी नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना मैकाल है कहाँ पे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट मैकाल क्यों है, क्योंकि इसमें उत्तर से सोन नदी निकलती है, इसके उत्तर से पश्चिम से नर्मदा निकलती है, दक्षिण से महानदी निकलती है और नेशनल पार्क भी यहीं पे है। ठीक है, अर्थात मतलब ये है कि मैकाल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। तो हम एक बार आपको मैकाल से मिला देते हैं। कुछ बच्चों को तो जयकाल याद आ रहा होगा ना, जयकाल बताइए कहाँ पे आपने देखा था, शक्तिमान में पढ़ते हो ना, जयकाल आता था, तमराज किल्बिस का दोस्त था। ठीक है, ये देखो मैकाल हिल्स हैं। क्लियर, तो आपने मैकाल हिल से देख ली। अब मैकाल हिल से ही अलग अलग नदियों का ओरिजिन हुआ है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अजंता, अजंता वैसे यहाँ पे इससे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम आपको अजंता और एलोरा जब कराएंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट यहाँ पे ज्योग्राफी की दृष्टि से देख लेते हैं। महाराष्ट्र में तापी व लूथना नदी के बीच में स्थित है, मतलब अगर आपको दे दें कि ये नर्मदा और तापी के मध्य स्थित है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब हम आर्ट एंड कल्चर के कुछ पोर्शन को देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के हमने पोर्शन देख लिए, अब अगले पार्ट में ज्योग्राफी के कुछ शेष पोर्शन होंगे और आर्ट एंड कल्चर के। तो हम क्या कर रहे हैं ना, दो चीज़ें कर रहे हैं। एक तो हम ये कर रहे हैं कि ये सारे नोट्स बिखरे हुए आपको एक साथ कंपाइल करा दे रहे हैं, तो इसका एक तो रीज़न ये है कि जो इम्पोर्टेंट है वो आपको सब कवर हो जाए। देखो पॉलिटी आपको अच्छे से आती है, ठीक है,
हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया आपने ऑलरेडी पढ़ रखी। ये दो काफ़ी सरल टॉपिक हैं, ठीक है। तो हमने ये सोचा है इन दो टॉपिक को 1 मई के बाद शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दो टॉपिक आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। बट ये जो अभी टॉपिक है ना, जैसे साइंस टेक का हुआ, आपका आर्ट एंड कल्चर हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, ये काफ़ी टफ टॉपिक होते हैं, ये समझ में नहीं आते। तो इनको हम आपको पहले कंप्लीट करा दे रहे हैं, मतलब 30 अप्रैल के पहले पहले सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर हम आपको नित्य क्या कहते हैं पॉलिटी कराएंगे, और उसके बाद एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया और मेडवल, ये सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे। क्लियर? चिंतित नहीं होना, छूटेगा कुछ भी नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी आप टेंशन ना लें। क्लियर? और ऊपर वाले की कृपा रही तो टाइम बढ़ेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ देख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं क्या है। भारत में हस्तशिल्प एवं वेशभूषा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब वेशभूषा को लेकर तो कई सारी लड़कियों को तो बड़ी खुशी हो गई होगी कि अरे भाई वेशभूषा देखते हैं कहाँ पे कौन से कपड़े मिलते हैं, ठीक है। तो दिखा देते हैं आपको कौन कौन से कपड़े कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। जब आप IAS बन जाना तो अपने मम्मी पापा को यहीं घुमाने ले जाना और उनको भी ये सारी चीज़ें परचेज कराना। काष्ठ कला, काष्ठ कला का मतलब क्या होता है? लकड़ी पे की जाने वाली कलाएं। काष्ठ कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है, अर्थात राजस्थान में अगर कोई एक सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है वो है लकड़ी पर की जाने वाली अद्भुत कलाकारी। दूसरी बात, कर्नाटक में चंदन की लकड़ी पर नक्काशी काफ़ी अच्छी की जाती है। नक्काशी का मतलब क्या होता है कि लकड़ी पर डिज़ाइन बनाना। क्लियर? तो उसी को कहते हैं चंदन की लकड़ी पर की जाने वाली नक्काशी। आंध्र प्रदेश के कोडापल्ली के खिलौने, अरे सपोज़ कीजिए जैसे आप लोगों ने कई सारे वहाँ पे गए जाते होंगे, लाल किला वगैरह आप लोग गए होंगे अगर, तो लाल किले में जो दुकानें अंदर लगी हुई हैं ना, लाल किले के मुख्य गेट से अंदर जाते हुए, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे खिलौने मिलते हैं, ठीक है। और उसमें ख़ास तौर पे खिलौने सबसे ज़्यादा कौन से मिलेंगे? अशोक स्तंभ आपको मिलेगा, ठीक है। आपको वहाँ पे हाथी मिलेंगे। ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं वो लकड़ी की होती हैं। क्लियर? आप में से कई सारे बच्चों के स्टडी टेबल पे भी लकड़ी का वो अशोक स्तंभ रखा होगा, क्योंकि कलेक्टर आप बनना चाहते हो, ठीक है। तो वो सब लकड़ी की जो नक्काशी होती है, अब वो नॉर्मल लकड़ी पे होती है तो राजस्थान मान सकते हो, चंदन की लकड़ी पर होती तो कर्नाटक में होती। क्लियर? आंध्र प्रदेश के कोंडापल्ली के खिलौने ये भी लकड़ी के बनाए जाते हैं, ठीक है। ये करंट का है, UPSC इस पे क्वेश्चन पूछती है, इनको GI टैग मिला है। चन्नापटना कहाँ के हैं? कर्नाटक के। फिर बात आती है ढोकरा हस्तशिल्प, ये छत्तीसगढ़ का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया UPSC ने क्वेश्चन। जयपुर की ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी का मतलब नीले कलर के बर्तन होते हैं, जैसे आप लोग देखते हो ना सुराही वगैरह, बिल्कुल काफ़ी अच्छी ब्लू पॉटरी होती है। इन सभी के देखिए हम चित्र क्या करेंगे ना, कोंडापल्ली टॉयज, ठीक है, कर्नाटक के चंदन की लकड़ी, ढोकरा, जयपुर की ब्लू पॉटरी, ये सब चित्र हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। आप में से जो लोग टेलीग्राम से ना जुड़े हों वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की मदद से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे नहीं डालते हैं क्योंकि कॉपीराइट हो जाता है, काफ़ी सारे संस्थान होते हैं वो कॉपीराइट का दावा कर देते हैं, ठीक है। मीनाकारी एक पुरानी और अति प्रचलित धातु शिल्प प्रौद्योगिकी है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा मीनाकारी क्या होती है, किसी लड़की का नाम है? तो नहीं भाई, ये एक पुरानी और अति प्रचलित धातु शिल्प प्रौद्योगिकी है। क्लियर? फिर आता है प्रारंभ में मीनाकारी सिर्फ आभूषणों के ऊपर की जाती थी, किंतु 19वीं सेंचुरी के बाद मीनाकारी का उपयोग औद्योगिक वस्तुओं और दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी किया जाने लगा। मीनाकारी का मतलब क्या होता है? आप सिंपल सा ऐसे समझो कि जैसे आप में से कई सारे लोगों की शादी होगी, सबकी होगी सपोज करो, ठीक है। तो अब आपकी जब शादी होगी तो आपकी प्रेयसी जो लहंगा पहनेगी, ठीक है, उस लहंगे में जो सजावट होती है ना, उसके बॉर्डर पे और उसके ऊपर चुनर जो वो ओढ़ती है, उसमें जो सजावट होती है धातु से होती है, उसको मीनाकारी कहते हैं, काफ़ी बारीक होती है, ठीक। दूसरा, आप में से जब कई सारे लोग, अब लड़कों की भी तो तारीफ़ करनी चाहिए ना, नहीं तो फिर लड़के तो नाराज़ हो जाएंगे कि सर आप लड़कियों का ही पक्ष लेते हो। लड़के जब शेरवानी पहनते हैं, है ना, तो उस शेरवानी में भी काफ़ी सारी डिज़ाइन होती है धातु के तारों की। क्लियर? अगर आप मोदी जी की तरह मान लीजिए सूट वूट पहन के गए जिसमें नरेंद्र मोदी लिखा था, तो वो एक तरीके की मीनाकारी ही थी। क्लियर? उस सूट में जो कलाकारी की गई थी वो मीनाकारी ही थी, ठीक है। तो वही चीज़ आप पहनेंगे तो मीनाकारी, इतना आप समझ गए। इससे ज़्यादा अब आपकी जब शादी होगी ना तो पक्का ये टॉपिक याद आएगा, अगर आपकी याददाश्त अच्छी होगी तो।
चलिए अब हम देखते हैं प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र। यूपीएससी इस पे हर बार क्वेश्चन पूछती है, मतलब इन वस्त्रों पे। तो आपको अच्छे से पता है, इनको सिनॉप्सिस बना के अपने डेस्कटॉप पे चिपका लेना है। डेस्कटॉप मतलब आपकी जो टेबल के सामने का जो टॉप होता है वहाँ पे, ठीक है। डेस्कटॉप का हमेशा मतलब लैपटॉप ही मत निकाला करिए। क्या है? मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी एवं महेश्वरी साड़ी। आप जब आईएएस बनेंगी, खासतौर पर लड़कियां, तो उनको ऐसी साड़ियां खूब पहनने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि लबासना में आपको इन्हीं साड़ियों को नित्य अलग अलग करके पहनना पड़ता है। कभी आपको चंदेरी पहननी पड़ेगी, कभी आपको महेश्वरी पहननी पड़ेगी, कभी बोमकाई पहननी पड़ेगी, कभी रेशम की पहननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में चंदेरी व महेश्वरी साड़ियाँ हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। बिहार में मधुबनी छपाई एवं तसर सिल्क साड़ियाँ हैं, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। असम में मूगा रेशम निर्मित साड़ियाँ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। उड़ीसा में बोमकाई साड़ियाँ हैं। राजस्थान में बंधेज हैं। राजस्थान वाले बच्चे जो कि पीसीएस का एग्ज़ाम देंगे राजस्थान में, ये आपको याद ही रखना है। एक बात आपको बता दूं, हालांकि मैं पीसीएस को पढ़ाता तो नहीं हूँ, बट पीसीएस वालों के लिए गाइड दे सकता हूँ कि आप राजस्थान के हों या फिर एमपी के हों और या फिर आप उत्तराखंड के, अगर आप पीसीएस दे रहे हैं इन तीनों स्टेट्स का, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनके कल्चर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो कल्चर को आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप अगर यूपी के हैं, आप अगर बिहार के हैं, आप अगर झारखंड का पीसीएस देना चाहते हैं, तो बैक ईयर के क्वेश्चन पे जितनी आपकी कमांड होगा, आपकी पीसीएस उतना अच्छे से क्लियर होगा। आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा नहीं सर सिलेबस चेंज हो गया है, तो भाई सिलेबस कितना भी चेंज हो जाए, ये लोग बड़े आलसी टाइप के पीसीएस वाले लोग होते हैं, नए क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। चलिए फिर बात आती है गुजरात में पटौला एवं कांथा साड़ी, छत्तीसगढ़ में कोसा रेशम, महाराष्ट्र में पैठनी। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है महाराष्ट्र में पैठनी। आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा कि सृष्टि देशमुख मैडम जो आईएएस बन चुकी हैं, उन्होंने अपनी एक पिक सेंड की है जिसमें वो पैठनी साड़ी पहने हुई हैं, ठीक है। तो देखो आप लोग जब देखते हो ना, तो आप देखते हो कि वो साड़ी पहनी हुई है। ये भी देखा करो कि आपका क्वेश्चन कैसे आएगा। पैठनी साड़ी वो पहनी हुई थी, ठीक है। तमिलनाडु की कांजीवरम, उत्तर प्रदेश में तंचोई बनारसी साड़ियाँ, जामदानी, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बालूचरी साड़ियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल की बालूचरी साड़ी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नुसरत जहाँ को आप लोग देखे होंगे, नुसरत जहाँ जब लोकसभा में जब आती हैं तो वो अधिकांशतः यही साड़ी पहने होती हैं, क्लियर। तो देखिएगा आप लोग देखते रहते हो, बस ये नहीं देखते हो कि आपका क्वेश्चन कहाँ से आएगा। नुसरत जहाँ, हाँ बस ठीक है। अरे ये भी देखा करो भाई, वो जो साड़ी पहने हैं उसका हमारे आर्ट एंड कल्चर पे क्या क्वेश्चन होगा। निर्माण शैलियाँ कौन कौन सी हैं? पंजाब की फुलकारी कपड़ों पर की जाने वाली फूलों की कढ़ाई है। आप देखते होगे ना, कई बार बचपन में आप लोगों ने ड्राइंग बनाई होगी, जैसे ऐसे मान लो बॉर्डर आप बनाते हो, तो यहाँ पे आप ड्राइंग बनाते हो, ऐसे करके फूल ऐसे सजाते हो, फिर यहाँ पे बॉर्डर बनाते हो, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही फूलों की कढ़ाई की जाती है पंजाब की साड़ियों में, क्लियर। कपड़ों पर आप में से दुपट्टा जैसे लड़कियों का होता है ना, तो उनके दुपट्टे में काफ़ी सारे फूल होते हैं। ये सलवार कुर्ता जो होता है उसमें काफ़ी सारी डिज़ाइन होती हैं, ठीक है। वो वास्तव में पंजाब की फुलकारी शैली है, क्लियर। आपको दे देगा कलकत्ता की है तो नहीं। फिर बात आती है पश्चिम बंगाल की कांथा कढ़ाई में पुरानी साड़ियों एवं चादरों को जोड़कर निचली परत बनाई जाती है तथा इसके ऊपर भी कई परतें बनाई जाती हैं। आप में से कई सारे बच्चों को पता होगा कि कई बार क्या होता है ना कि आपके घर में पुरानी साड़ियाँ फट जाती हैं, तो महिलाएं घर की क्या करती हैं, उन साड़ियों को फाड़ के बिल्कुल पतले पतले रेसे बना के उनसे घर के पैरदान को बुनती हैं। घर का जो पैरदान होता है ना, जिसमें पैर हम लोग पोंछते हैं, या बैठने का जो बैठक दान होता है, तो उसी से साड़ियों से बनाया जाता है। तो वो वास्तव में एक तरीके की कांथा कढ़ाई ही होती है, ठीक है। अब अंतर ये होता है कि उनको पुरानी को जोड़ के चादरों में जोड़ दिया जाता है, तो वो और हैवी बन जाती हैं। जैसे आप लोग लहंगा ही देखोगी, लहंगे में कई लेयर होती हैं। हालांकि आजकल तो लहंगा नेट वाले ज़्यादा चलते हैं, लेकिन पहले के जो लहंगा होते हैं जो नीचे पहनती हैं औरतें, वो वास्तव में डबल परत में होता है। तो एक तरीके का आप उसको कांथा कढ़ाई के रूप में मान सकते हैं, ठीक। चलिए फिर आता है कर्नाटक की कसूटी कढ़ाई। इसमें क्या होता है, सूती कपड़े के ऊपर लाल, बैंगनी, हरे, पीले, नारंगी जैसे चटक रंगों के धागों से कढ़ाई की जाती है। आपने देखा होगा ना, कई बार काफ़ी सारे रंगीले रंग बिरंगे फूल मिलते हैं किसी भी महिला की साड़ी के ऊपर, ठीक है। तो वो वास्तव में कसूटी कढ़ाई का एग्जाम्पल होता है, समझ गए। फिर आता है गुजरात का तंगलिया साल, इम्पॉर्टेंट है।
आंध्र प्रदेश की उप्पड़ा जामदानी। अभी आपने जामदानी पढ़ा था तो कंफ्यूज मत होना, वो जामदानी आपने उत्तर प्रदेश में पढ़ी थी। ये जामदानी है उप्पड़ा जामदानी। क्लियर। कर्नाटक की इलकल साड़ियाँ, तो इतनी साड़ियाँ आपके लिए काफ़ी हैं। लास्ट की हमारी 3 साड़ियाँ और बची हैं। पोचमपल्ली इकात तेलंगाना का है, टोडा कसीदाकारी तमिलनाडु का, चंपा सिल्क साड़ियाँ छत्तीसगढ़ की। इससे ज़्यादा आपको कोई भी साड़ी नहीं याद रखनी है। अब इसमें देखो डिटेल तो आपको याद नहीं रखना होता है कि कौन सी हीरोइन पहनती है, कौन सा हीरो पहनता है, कैसे बुनी जाती है, ये कुछ नहीं याद रखना होता है। आएगा तो इतना ही आएगा, तथ्य में आएगा, बाकी इससे ज़्यादा नहीं आएगा। यूपीएससी ने बोमकाई पे क्वेश्चन जैसे पूछा ही था। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपने ज्योग्राफी के पोर्शन को भी कवर किया, साथ ही हमने आर्ट एंड कल्चर के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर किया जो कि हस्तशिल्प, और बताइए किससे संबंधित था, वस्त्र से संबंधित था। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अपने अगले पार्ट में नृत्य शैली को देखेंगे और ज्योग्राफी के अन्य इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को भी कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लासेस काफ़ी अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, अर्थात टॉपिक नंबर 161 के बाद से लेके 180 तक के टॉपिक। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।